नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन काफी दिनों से बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ग्रीन रिवॉल्यूशन पे एक वीडियो बनना चाहिए। तो उसी ग्रीन रिवॉल्यूशन की इसकी जो हिंदी होती है वो है हरित क्रांति। तो पूरा का पूरा वीडियो हमारा आज इस हरित क्रांति पे ही फोकस होने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हरित क्रांति होता क्या है। हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति क्या है। दूसरा हमारा क्वेश्चन होगा कि हरित क्रांति क्यों शुरू किया गया, उसका रीजन क्या था। क्या ऐसी कंडीशन आ गई थी भारत के सामने कि हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया गया, रीजन क्या था इसके पीछे। तीसरा है कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को देखेंगे कि हरित क्रांति में क्या क्या चीजें शामिल थी और भारत के किस क्षेत्र में हरित क्रांति को स्टार्ट किया गया था। यानी कि हम रीजन देखेंगे कि किस रीजन में हरित क्रांति को स्टार्ट किया गया और उसके बाद सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक चीजों को हम डिस्कस करते हैं हरित क्रांति के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि हरित क्रांति होता क्या है। तो जैसा कि नाम से ही आप देखेंगे हरित क्रांति, हरित क्रांति यानी कि एक ऐसी क्रांति जिसमें चारों तरफ सिर्फ हरियाली दिखाई देती थी, चारों तरफ हरियाली दिखाई देती थी, उसी से संबंधित एक क्रांति थी। लेकिन जब हम अंदर घुसते हैं तो एक ऐसी क्रांति जो भारत को खाद्यान्न के मामले में, खाद्यान्न के संदर्भ में, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये क्रांति स्टार्ट की गई थी। हरित क्रांति को खाद्यान्न के मामले में भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये क्रांति स्टार्ट की गई थी। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलते हैं कि आखिर क्या जरूरत थी हरित क्रांति को स्टार्ट करने का। तो पीरियड है 1959, 1959 का पीरियड है। 1959 का वो पीरियड होता है जिस समय अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर एक राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो भारत की यात्रा करते हैं 1959 में। उसमें भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं श्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं और इन्हीं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और आइजनहावर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है 1959 में। उस एग्रीमेंट का नाम है PL 480, PL 480। उस कानून का नाम है PL 480। PL 480 यानी कि पब्लिक लॉ 480 इस कानून का नाम है। और इस जो एग्रीमेंट हुआ था, इस एग्रीमेंट के तहत भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और आइजनहावर 4 साल का एक समझौता करते हैं। 4 वर्ष का एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत भारत को खाद्यान्न का एक्सपोर्ट किया जाएगा, खाद्यान्न का एक्सपोर्ट किया जाएगा अमेरिका से भारत की तरफ। इसी को लेके ये समझौता होता है और वो समझौता है PL 480। 4 वर्ष के लिए समझौता किया जाता है। 1960 में अमेरिका के ही राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का नाम आता है। जॉन एफ कैनेडी, जिन्होंने जॉन एफ कैनेडी महोदय ने इस जो 480 कानून है इसको फूड फॉर पीस की संज्ञा दी थी। फूड फॉर पीस यानी कि शांति के लिए खाद्यान्न, उसको संज्ञा दी थी। अब 1960 से आगे की कहानी बढ़ती है। 1960 के बाद कहानी आगे बढ़ती है कुछ इस तरह से कि 1961, 62, 1961 से और बाद के काल में आप देखेंगे भारत में अकाल
बहुत जबरदस्त पड़ता है और अकाल की वजह से भारत में भूखमरी की कंडीशन आ जाती है। चूंकि पीएल पीएल जो 480 जो कानून है, इस कानून के द्वारा भारत में खाद्यान्न एक्सपोर्ट किया जाता था। भारत में खाद्यान्न का एक्सपोर्ट तो किया जाता था, लेकिन अभी भी भारत की पूर्ति नहीं हो पाती थी। 1961 से आगे के काल में भारत में भूखमरी की कंडीशन हो जाती है और इसी समय 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध की शुरुआत हो जाती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध की शुरुआत हो जाती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध की शुरुआत होती है 1965 में, और जब युद्ध शुरू हो जाता है तो अमेरिका जो यूएसए है, यूएसए भारत के ऊपर दबाव डालता है। भारत के ऊपर दबाव क्या डालता है? यूएसए भारत के ऊपर दबाव डालता है कि आप युद्ध को बंद कर दो। भारत चूंकि अमेरिका से ये कहता है कि आप पाकिस्तान को भी तो समझाइए, केवल मुझे ही क्यों समझा रहे हैं, आप पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशराइज करिए। जबकि पाकिस्तान यूएस के द्वारा दिए गए हथियारों का इस्तेमाल, यूएस के द्वारा यानी कि अमेरिका के द्वारा दिए गए जो हथियार हैं, टैंक हैं या मिसाइल है, जो भी हैं, यूएस के द्वारा जो हथियार पाकिस्तान को दिए गए हैं, पाकिस्तान उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। भारत बार बार यूएस से कह रहा है कि आप पाकिस्तान को समझाइए, लेकिन यूएस ऐसा कुछ भी नहीं करता है, ऐसा कुछ भी नहीं करता है। अब बात की कंडीशन हम देखते हैं। जब यूएस पाकिस्तान को बिल्कुल समझाने के मूड में नहीं है, जबकि भारत बार बार कह रहा है कि आप पाकिस्तान को भी समझाइए, भारत बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान को भी समझाइए ताकि युद्ध बंदी के लिए वो आ गया है। पाकिस्तान को यूएस समझाता ही नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में है, भारत भी नहीं मानता है। अब क्या है कि पीएल 480 के तहत भारत अमेरिका को जो खाद्यान्न भेजता है, उस खाद्यान्न पर रोक लगा देता है। और ऐसी कंडीशन आती है कि भारत के वेस्ट बंगाल में अमेरिका का, यूएसए का जहाज, पोर्ट, शिप इस कानून के तहत बहुत सारे अनाज को लेकर आने की कंडीशन में है, लेकिन 15 किलोमीटर दूर अभी यूएस का शिप है। तभी यूएस ने क्या किया, इस शिप को वापस बुला लिया। अब ऐसी कंडीशन में भारत के सामने कंडीशन और बेकार हो जाती है, यानी कि भूखमरी की कंडीशन और हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है इसी बीच। अब आगे जब मृत्यु हो जाती है, भारत के अगले प्रधानमंत्री जो बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। भारत के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री अगले प्रधानमंत्री बनते हैं। अब इनके सामने एक विकट कंडीशन आ जाती है। भारत में भूखमरी है और अमेरिका यूएसए बार बार भारत से समझौता करने के लिए कह रहा है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री झुकते नहीं हैं, बल्कि एक संबोधन में इन्होंने कहा कि हम इज्जत के साथ जीना पसंद करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं इज्जत के साथ जीना पसंद करेंगे और किसी के टुकड़ों पे पसंद करेंगे और किसी के टुकड़ों पे हम निर्भर नहीं रहेंगे। हम भारतवासी सक्षम हैं, बिना खाए भी हम रह सकते हैं, एक जून की रोटी खाकर भी हम रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के इसी कहने पे कि हम इज्जत के साथ जीना पसंद करते हैं, पूरे भारत के लोगों ने एक टाइम खाना स्टार्ट कर दिया था। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक प्रधानमंत्री देशवासियों को कह रहा है कि आप लोग भारत की इज्जत बचाइए, और भारत के लोग उसका सहयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। आज के समय में ऐसी चीजें नहीं हो पाएंगी। अब क्या होता है
भारत में भुखमरी है, लाल बहादुर शास्त्री ने संबोधन कर दिया है। अब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हैं और इसी समय जो कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री वो हैं बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम इस समय कृषि मंत्री हैं। लाल बहादुर शास्त्री से इनकी वार्ता होती है और कृषि के ऊपर ध्यान देने की बात की जाती है कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाए। जगजीवन राम उसी समय एक वैज्ञानिक होते हैं, एमएस स्वामीनाथन से संपर्क करते हैं और उसी हरित क्रांति जो हमारा टॉपिक है, इसी हरित क्रांति को करने के लिए एमएस स्वामीनाथन से संपर्क करते हैं। उसके बाद एमएस स्वामीनाथन इस पे अपना पूरी तरह से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आगे की कहानी देखते हैं कि जगजीवन राम एमएस स्वामीनाथन से संपर्क करते हैं। एमएस स्वामीनाथन से संपर्क करके भारत में हरित क्रांति के ऊपर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी समय एक और वैज्ञानिक हैं, नॉर्मन बोरलाग एक वैज्ञानिक हैं, मैक्सिको के रहने वाले हैं ये, और हरित क्रांति के संदर्भ में नॉर्मन बोरलाग को काफी अनुभव है। एमएस स्वामीनाथन नॉर्मन बोरलाग से संपर्क करते हैं और उसके बाद 1967 से लेकर 1968 में इसी ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग शुरू हो जाती है। अब हम आगे देखेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या चीजें की गई थी। नॉर्मन बोरलाग ने मैक्सिको से सीख लेते हुए एमएस स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रारंभ करते हैं। 1967 और 68 का पीरियड है। अब भारत के किस किस क्षेत्र में हरित क्रांति को इंप्लीमेंट किया, ये सब चीजें देखते हैं कि जब हम भारत का मैप बनाते हैं, एक छोटा सा मैप बनाएंगे यहां पे, ये रहा राजस्थान, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा राजस्थान हरियाणा, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सारे इलाकों में ही हरित क्रांति को लेके काम स्टार्ट किया जाता है। और ये भारत के मैप में आप देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये हो गया, ये पंजाब का इलाका है, यहाँ हरियाणा हो गया। इन सारे इलाकों में क्या होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रारंभ किया जाता है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में कौन कौन से अनाज शामिल थे ये हम देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली चूंकि भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना था, तो उसमें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का, इन 5 फसलों पे ध्यान दिया जाता है। और उसके बाद हाई यील्डिंग वैरायटीज फसल होती है कि कौन कौन से फसल हैं। फसल है गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का, ये 5 फसलें हैं। उसके बाद हाई यील्डिंग वैरायटीज मतलब उच्च उत्पादन करने वाली बीजों को शामिल किया जाता है। हाई यील्डिंग वैरायटीज की जो सीड्स होते हैं, जो एक बीज से ज्यादा उत्पादन होता है, उन बीजों को इस्तेमाल किया जाता है, पहला काम। दूसरा काम, सिंचाई की प्रक्रिया पे काफी व्यापक तरीके से काम किया जाता है, यानी इरिगेशन पे काफी कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे काम किया जाता है।
सिंचाई पे काफी व्यापक तौर पे काम किया जाता है। उसके बाद किया जाता है फर्टिलाइजर यानी कि खाद। फर्टिलाइजर के सेक्टर पे भी खाद उर्वरक के ऊपर भी काम किया जाता है। यानी सारी चीजों को क्या है ना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का जो ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए एरिया सेलेक्ट किया जाता है वहां पे इन सब चीजों को डंप किया जाता है। आपने हाई एल्डी वैरायटीज देखा, इरिगेशन की प्रक्रिया पे काफी ध्यान दिया जाता है, फर्टिलाइजर को किया जाता है, ज्यादा वहां पे फोकस किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, जो मशीन टूल्स थे, मशीनीकरण, जैसे ट्रैक्टर और भी जितने भी मशीन टूल्स इनका भी क्या किया जाता है, इस एरिया में काफी व्यापक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे डंप किया जाता है, ताकि जो हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन का जो हमारा टारगेट है उसको हम पूरा कर सकें। तो ये सारी चीजें इन सारी चीजों पे काफी व्यापक तौर पे ध्यान दिया जाता है। और इस तरीके से हमने देखा कि 1968 का पीरियड है, इस पीरियड में भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका। ये सारी चीजों को जब एक जगह डंप कर दिया गया, इससे क्या हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन भारत को हरित क्रांति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो गई। और भारत, इसके बाद आप देखेंगे कि भारत खाद्यान्न के मामले में जो इंपोर्ट आयातक देश बना हुआ था, भारत पहले आयातक देश था, आयातक यानी कि खाद्यान्न का इंपोर्ट करता था। अब क्या हो गया, भारत से एक्सपोर्ट यानी कि निर्यातक की कंडीशन में आ गया, निर्यातक की कंडीशन में यानी कि एक्सपोर्ट करने लगा। भारत आयातक से निर्यातक की श्रेणी में शिफ्ट हो गया। ये रही पूरे ग्रीन रिवोल्यूशन की यात्रा। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। जैसा होगा कमेंट करिएगा, और कमेंट के बाद जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाना हो प्लीज कमेंट करके बताइए, उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।